हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं भाई टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। तो सेकेंड ईयर में जो हमारा जो यूनिट चल रहा है थर्ड, जिसमें हम पढ़ रहे हैं साइकस के बारे में। तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि जो साइकस होता है उसकी पर्ण की आंतरिक संरचना के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग था भाई रेकिस भाग और दूसरा था पर्णक भाग। तो हमने रेकिस भाग की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज जो हमारा जो टॉपिक है साइकस के अंतर्गत पर्ण की जो दूसरा जो भाग होता है आंतरिक संरचना पर्णक, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक है अपना भाई साइकस। साइकस में चल रहा है भाई पर्ण की आंतरिक संरचना, पर्ण की आंतरिक संरचना, जिसमें हमने बताया था इसके दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है रेकिस भाग, ठीक है। दूसरा जो भाग था भाई पर्णक भाग। तो रेकिस के बारे में हमने पढ़ लिया है इसकी आंतरिक संरचना में। आज जो अपना जो टॉपिक है भाई पर्णक की आंतरिक संरचना, पर्णक की आंतरिक संरचना। तो इसमें जब पर्णक की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, अनुप्रस्थ काट जब देखेंगे इसकी, तो इसकी जो संरचना होती है इस प्रकार की दिखाई देती है, जैसे कोई उड़ती हुई चिड़िया दिखाई देती है उस प्रकार की दिखाई देती है। मतलब मध्य में से तो कैसी होती है, मोटी होती है, और साइड में से कुछ इस प्रकार की पतली पाई जाती है। ठीक है भाई, जैसे उड़ता हुआ पक्षी, मतलब उसके पंख खुले हुए, ठीक है, बीच में उसका शरीर। तो उस प्रकार की संरचना पाई जाती है किसकी, पर्णक की। तो जो मध्य भाग होता है वो तो इसका कहलाता है मध्य सिरा कहलाता है, ठीक है। बीच का जो भाग क्या कहलाता है, मध्य सिरा कहलाता है। और जो साइड के जो होते हैं इसके पक्ष में कहलाते हैं, मतलब पंख के समान संरचना पाई जाती है, तो उनको हम कहते हैं पक्ष में, मतलब विंग के समान संरचना पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं कि जो पर्णक होता है इसको भी भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया गया है। पर्णक की आंतरिक संरचना को एक तो बाह्य त्वचा में विभाजित किया गया है। सेकंड जो भाग होता है इसका होता है भाई हाइपोडर्मिस, या जिसको हम बोलते हैं अधस त्वचा भाग होता है। थर्ड जो भाग होता है पर्ण मध्योतक भाग होता है, ठीक है। चौथा जो भाग होता है इसका संचरण उत्तक होता है, संचरण उत्तक होता है। और जो पांचवा जो भाग होता है इसका होता है इसमें संवहन बंडल, संवहन बंडल, या इसको हम संवहन पूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पर्णक को आंतरिक संरचना के आधार पर कितने भागों में, भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला बाह्य त्वचा, दूसरा होता है हाइपोडर्मिस, पर्ण मध्योतक, संचरण उत्तक और संवहन पूल। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है ये क्या भाई पर्णक की आंतरिक संरचना होती है। इसका जो सबसे जो ऊपर का भाग होता है क्या होता है, एपिडर्मिस, जिसको हम बोलते हैं बाह्य त्वचा कहते हैं। एपिडर्मिस से नीचे की तरफ जो पाई जाती है ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं हाइपोडर्मिस की होती है। उससे नीचे की तरफ जो पाए जाते हैं क्या होते हैं भाई, पर्ण मध्योतक। तो ये वाला जो भाग होता है, मतलब पर्ण मध्योतक, पर्ण के जो मध्य भाग में जो उत्तक पाए जाते हैं पर्ण मध्योतक में ये आते हैं। एक तो इनको बोलते हैं खम्भ उत्तक, दूसरे होते हैं स्पंजी उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा खम्भ उत्तक के बाद ये जो लाइनिंग में हम जो दर्शा रखी ये होती है इसकी संचरण उत्तक, ट्रांसमिशन टिश्यू या संचरण उत्तक। और ये जो पाया जाता है ये बीच में ये होता है इसका संवहन पूल या संवहन बंडल। तो इस प्रकार इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य त्वचा, या भाई इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस भाग, ठीक है। तो बाह्य त्वचा की बात करें तो भाई एक तो होती है इसमें पर्ण, जो जैसे हम क्या होती है भाई पर्ण होती है, ठीक है। इसकी सेक्शन कटिंग की बात करें तो इसके 2 भाग होंगे, एक तो ऊपरी अधिचर्म, एक हो गई निचली अधिचर्म। तो ये जो पर्ण होती है इसकी क्या है, अनुप्रस्थ काट है। तो जिसमें ये हो गई ऊपरी अधिचर्म, और जो नीचे की जो हो गई निचली अधिचर्म, यानी इसको हम बोलते हैं निचली बाह्य त्वचा, ठीक है। सबसे बाहर का स्तर होता है एपिडर्मिस, नाम से स्पष्ट है बाह्य त्वचा सबसे बाहर का स्तर होता है। एक तो ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म में विभेदित होता है। जो नीचे की जो अधिचर्म होती है भाई, जो साइकस का जो पर्णक होता है, जो पत्तियां होती है, इसमें जो नीचे की जो बाह्य त्वचा होती है इसमें क्या पाया था भाई, ये गड्ढे नुमा कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं रंध्र। तो
इसमें नीचे की सतह पर रंध्र पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं अधोरंध्री प्रकार के, मतलब अधो का मतलब नीचे, जो लोअर एपिडर्मिस, जैसे पत्ती है तो पत्ती के जो निचले वाले भाग पर लोअर एपिडर्मिस पर जो रंध्र पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अधोरंध्री प्रकार होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे भाई ऊपरी अधितर्म या बाह्य त्वचा, इस पर क्या पाया था भाई, क्यूटिकल का आवरण पाया था। लाइनिंग जो हमने दर्शा रखी है किसका आवरण होता है, क्यूटिकल का आवरण होता है, और ये एक स्तरीय होती है। ऊपरी बाह्य त्वचा एक स्तरीय क्यूटिकल युक्त होती है। निचली बाह्य त्वचा पर धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, रंध्रों की भाई जो धसे हुए रंध्र पाए हैं लोअर एपिडर्मिस पर, इसको हम क्या बोलते हैं, अधोरंध्री प्रकार के रंध्र कहलाते हैं। तो रंध्रों की ऐसी अवस्था, रंध्रों की ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, अधोरंध्री अवस्था कहलाती है। सेकंड जो भाग होता है भाई इसका अधस त्वचा या हाइपोडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस होता है। अब हाइपोडर्मिस कहाँ पाया जाता है कि एपिडर्मिस के जो नीचे पाया जाता है हाइपोडर्मिस होता है। ठीक है, और जो लोअर जो एपिडर्मिस होती है, मतलब नीचे की जो बाह्य त्वचा होती है, इसमें जो रंध्र पाए जाते हैं तो रंध्र गुहा वाले स्थान पर इनका क्या होता है भाई, अभाव होता है। ठीक है, जहां रंध्र गुहा पाई जाएगी, रंध्र पाए जाते हैं, वहां पर हाइपोडर्मिस से कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, और ये कैसी होती है, दृढ़ोत्कीय होती है। तो ये है दृढ़ोत्कीय परत होती है जो रंध्र के स्थान पर अनुपस्थित होती है। तो मध्य सिरा भाग में कई स्तर वाली भाग होती है। मध्य सिरा भाग में कई स्तर वाली होती है, कई स्तर वाली होती है। तो ये हो गया हाइपोडर्मिस। उसके बाद जो थर्ड भाग होता है परिणाम मीजोफिल या पर्ण मध्योतक होता है। तो थर्ड भाग है पर्ण मध्योतक, जिसको हम बोलते हैं मीजोफिल। ठीक है, अब मीजोफिल कहाँ पाया जाता है कि भाई जो हाइपोडर्मिस होता है ये वाला, इसके जो नीचे का जो भाग होता है यहाँ से और यहाँ तक का, इसमें क्या होते हैं, पर्ण मध्योतक, मतलब भाई पर्ण के मध्य जो उत्तक पाए जाते हैं। तो पर्ण मध्योतक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं खंभ उत्तक, दूसरे होते हैं स्पंजी उत्तक। पर्ण मध्योतक में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, खंभ उत्तक कोशिकाएं और स्पंजी उत्तक पाए जाते हैं। तो जो लंबी लंबी जो हमने दर्शा रखी है खंभ उत्तक, कैसे होते हैं भाई, लंबाई में अधिक होते हैं, चौड़ाई में कम होते हैं और आपस में एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ठीक है, इनके बीच में स्पेस भी नहीं पाया जाता और इसके अंदर हरित उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, पर्ण मध्योतक के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर क्या पाते हैं, हरित उत्तक पाए जाते हैं। इन्हीं के अंदर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, खंभ उत्तक या स्पंज उत्तक, हम ये भी कह सकते हैं कि पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। उसके बाद इसमें कुछ पाए जाते हैं स्पंज उत्तक, तो यहाँ जो पाए जाते हैं क्या होते हैं भाई, स्पंज उत्तक, इनको हम नाम देते हैं स्पंजी उत्तक। स्पंजी उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं अंडाकार या गोलाकार होती हैं और इनके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, एरेशन, मतलब एयर स्पेस भी पाया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई ये है खंभ उत्तक व स्पंजी उत्तकों में विभेदित रहता है पर्ण मध्योतक। ये हैं खंभ उत्तक
व स्पंजी ऊतक में विभेदित रहता है। इसमें बटाव हो रहता है, ठीक है। खम्भ ऊतक हाइपोडर्मिस के नीचे, मतलब खम्भ ऊतक कहाँ पाया जाता है? हाइपोडर्मिस के नीचे। तो खम्भ ऊतक हाइपोडर्मिस के नीचे पक्ष तथा मध्य शिरा, मतलब अभी हमने डायग्राम बनाया था भाई कुछ इस प्रकार का, तो ये बताई थी हमने मध्य शिरा, और ये होते हैं पक्ष में। तो जो हाइपोडर्मिस के नीचे जो पक्ष भाग होता है, मतलब इधर साइड का जो पक्ष में हो गया, और ये बीच में जो उभरा हुआ जो भाग होता है, इसके बीच में क्या होती है? मध्य शिरा होती है। तो पक्ष में तथा मध्य शिरा क्षेत्र, मध्य शिरा क्षेत्र दोनों में परत के रूप में मिलते हैं, परत के रूप में मिलते हैं। हरित ऊतक युक्त, हरित ऊतक युक्त खंभाकार कोशिकाओं का, खंभाकार सेल्स का अंतरकोशिकीय स्थान, अंतरकोशिकीय स्थान रहित। अंतरकोशिकीय हमने बताया था भाई, इसकी जो खम्भ ऊतक की जो कोशिकाएं होती है आपस में सटी हुई होती हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं पाया जाता है, तो इसको हम बोल दिया अंतरकोशिकीय स्थान रहित, मतलब इनके बीच में स्पेस नहीं पाया जाता है, रहित। यह क्षेत्र किसका काम करता है? हरित ऊतक पाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। यह क्षेत्र प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक है। और स्पंजी ऊतक में बताया था कि बीच बीच में एयर स्पेस पाया जाता है, तो स्पंजी ऊतक अंतरकोशिकीय स्थान युक्त, अंतरकोशिकीय स्थान युक्त कैसी होती हैं? गोल या अंडाकार कोशिकाएं होती हैं, गोल सेल्स होती हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है भाई, इनमें भी हरित ऊतक पाए जाते हैं। जो चौथा जो भाग होता है भाई संचरण ऊतक या ट्रांसमिशन टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब यहाँ डायग्राम में देखते हैं भाई ट्रांसमिशन टिश्यू क्या होता है, कि हमने बताया कि भाई ये तो हो गया बीच वाला मध्य शिरा भाग होता है, तो ये जो ट्रांसमिशन जो टिश्यू होते हैं या संचरण ऊतक होते हैं मध्य शिरा के दोनों ओर पाए जाते हैं। मध्य शिरा भाग में नहीं पाए थे भाई, यहाँ से यहाँ तक का मध्य शिरा भाग हो गया, तो इस भाग में ये ऊतक नहीं है, ठीक है। तो मध्य शिरा के दोनों तरफ ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जो पर्ण मध्योतक जो होते हैं उनके मध्य में पाए जाते हैं। संचरण ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? पर्ण मध्योतक होते हैं उनके बीच में पाए जाते हैं, और लाइनियर के रूप में, स्तर के रूप में पाए जाते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं, फैली हुई होती हैं, और ये रंगहीन होती हैं, ठीक है। और इसमें स्थूलन पाया जाता है, जालिकावत व परिवेशित गर्त प्रकार का इनमें स्थूलन भी पाया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई ये हैं 3 से 4, यह 3 से 4 कोशिकीय मोटा मध्य शिरा के दोनों तरफ खम्भ ऊतक व स्पंजी ऊतक, खम्भ ऊतक व स्पंजी ऊतक, या हम ये भी कह सकते हैं भी पर्ण मध्योतक के मध्य, खम्भ ऊतक व स्पंजी ऊतक के मध्य उपस्थित क्षेत्र है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं हैं, इस क्षेत्र की सेल्स भी कैसी होती हैं? कलरलेस, मतलब रंगहीन होती हैं। वे अनुप्रस्थ
रूप से, मतलब बताया था फैली हुई चपटी मतलब लंबी होती हैं, अनुप्रस्थ रूप से लंबी होती हैं, लंबी होती हैं। इनकी भित्तियां परिवेशित गर्त, परिवेशित गर्त या जालिकावत, जालिकावत स्थूलन युक्त होती हैं। ठीक है भाई, इनमें क्या पाया था, इनकी भित्तियों में स्थूलन पाया जाता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो पांचवा जो बिंदु होता है वो अपना संवहन पुल या संवहन बंडल होता है। तो पांचवा जो भाग है संवहन बंडल या संवहन पुल। संवहन पुल की बात करें तो कहाँ पाया जाता है कि भाई जो मिडरिब होती है, मध्य शिरा होती है, उसके मध्य भाग में क्या होता है, संवहन पुल पाया जाता है। ठीक है, अब संवहन पुल की बात करें तो इसमें जो संयुक्त होता है संपार्श्विक प्रकार का होता है। इसके मध्य भाग में क्या होती है, कैम्बियम होती है, मतलब एधा होती है, और एधा जब डिवीजन लेती है तो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करती है। इसका जो लोअर जो भाग होता है, नीचे का भाग होता है, वहां पर क्या पाया जाता है, ये जो भाग होता है फ्लोएम कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है, फ्लोएम होता है। ऊपरी जो भाग की तरफ क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है, और जाइलम भी इसमें दो प्रकार का पाया जाता है। जो यहाँ जो पाया जाता है वो होता है अपकेंद्री प्रकार का जाइलम, अपकेंद्री जाइलम, और ये जो साइड में जो होता है इसको हम बोलते हैं अभिकेंद्री प्रकार का जाइलम। तो दो प्रकार का जाइलम हो गया, अपकेंद्री और अभिकेंद्री। इस प्रकार इसमें जो जाइलम हम पाएंगे भाई, इसमें द्विआदि दारुक प्रकार का जाइलम पाया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई मध्य शिरा में, मध्य शिरा में पूल आच्छद युक्त, पूल आच्छद युक्त संवहन पुल पाया जाता है, संवहन पुल पाया जाता है। यह संवहन पुल संयुक्त एवं संपार्श्विक होता है, यह संयुक्त एवं संपार्श्विक होता है। ठीक है, अभिकेंद्री व अपकेंद्री जाइलम के कारण यह द्वि आदि दारुक प्रकार का होता है। ठीक है, फ्लोएम निचले भाग पर स्थित होता है, फ्लोएम निचले भाग पर स्थित होता है, और इसमें फ्लोएम और जो जाइलम होता है इसके बीच में क्या पाई जाती है, ये पट्टी वाली जो स्ट्रक्चर होती है क्या होती है, एधा पाई जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि फ्लोएम व जाइलम के मध्य एधा पाई जाती है, एधा पाई जाती है। तो यहां तक क्लियर है भाई, ये होता है पर्णक की आंतरिक संरचना।